बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 5 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप इस श्रृंखला से पहली बार जुड़े हैं तो आपको जानकारी दे दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पर अपनी तैयारी को आप बरकरार रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था इसका राइट आंसर होगा सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। एक साथ सारा मटेरियल वहीं पर आपको मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो 68वीं वाला कोर्स लॉन्च हुआ था अभी हाल ही में, इसमें बीपीएससी का जितना भी प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर है वो अपडेट कर दिया गया है। तो जितने भी छात्र इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं आप लोग अपने कोर्स यानी कि माई कोर्स वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर करके एक सेक्शन बना है, आप वहाँ पर जाकर के सारे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस कोर्स को आप लोग चाहें तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर क्वालिटी का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ये हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कम से कम कीमत पर यह आपके लिए उपलब्ध है, जिसमें कि आपका ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो कोई भी जानकारी चाहिए तो आप में इस व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है या फिर प्रथम आया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में बेगूसराय शीर्ष पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि नीति आयोग के अगस्त डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय को 73वां स्थान मिला है। ये सारी जानकारी नीतीश कुमार के इंस्टाग्राम आईडी पर अभी हाल ही में शेयर किया गया था, वहीं से ये सारी जानकारी हमने एकत्रित करके आपके समक्ष यहाँ पर साझा किया है। तो ध्यान रखिएगा जो रैंकिंग आई है इसके आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेगूसराय प्रथम स्थान पर आया है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें यानी कि शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो ये इसमें 73वें स्थान पर रहा है। और वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा हालांकि देश के 112 आकांक्षी जिलों में शामिल बेगूसराय ओवरऑल भी अव्वल आया है। तो इस तरह से ये वाला भी पॉइंट आपके लिए एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में बिहार के 13 जिले शामिल है। वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो नीति आयोग के जो आकांक्षी जिलों की सूची है तो इसमें भारत के 112 जिले शामिल हैं। सभी राज्यों से मिला के देखें तो कुल 112 जिले शामिल हैं, जिनमें बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के 13 जिले इसमें ये नीति आयोग की जो आकांक्षी जिलों की सूची है उसमें शामिल है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट बेगूसराय से ही संबंधित है। यह दूसरी बार है जब बेगूसराय नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। क्योंकि यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में हमने देखा है कि कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते होंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर दिखेगा। नीति आयोग में बात करें हम यहाँ पर नीति के फुल फॉर्म की, तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि इसकी स्थापना जो हुई थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर हम बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में वर्ष 1950 में की गई थी। जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, ये दोनों वर्गों की यहाँ पर बात किया जा रहा है, पुरुष और महिला वर्ग। तो इस प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है। बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें बिहार ने कुल मिला के
5 पदक अपने नाम किया है। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 पदक। अब इन 5 पदकों की बात करें तो विस्तृत जानकारी आपको ध्यान रखना है कि 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो आयोजित हुई थी, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई थी, इसका आयोजन शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये इसका 31वां संस्करण था, जिसमें कि बिहार के खिलाड़ियों ने 5 पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। यानी कि इस प्रतियोगिता में, इस प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने बिहार को 5 पदक दिलाया है। अब ये खिलाड़ी कौन कौन से हैं, कौन कौन से पदक हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विजेता खिलाड़ियों में आपको ध्यान रखना, पहले स्थान पर यमानी साक्षी, जिन्होंने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल बिहार को दिलाया है। वहीं पे हम बात करें अगले कुछ पॉइंट की, जैसे कि ईसा मिश्रा, कुमार आनंद, गेसु कुमारी और साथ साथ सपना कुमारी, इन चारों ने बिहार को ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक दिलाया है। तो कुल मिला के बात करें हम यहाँ पर इस प्रतियोगिता में 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार को 5 पदक मिला, जिसमें 1 रजत शामिल है, साथ ही साथ 4 ब्रॉन्ज यानी कि 4 कांस्य शामिल है। तो ओवरऑल 5 पदक बिहार को मिला है। ये जानकारी नोट कर लीजिएगा। इस तरह के जो प्रश्न हैं एग्जाम में स्वाभाविक तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निवेशक दीदी पहल की शुरुआत हाल ही में किनके द्वारा किया गया, यानी किस संस्था के द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है निवेशक दीदी। आप यहाँ पर इस बैनर को देख के समझ चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी की स्थापना से संबंधित है। तो इसको यहाँ पर हमने लिखा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी की स्थापना डाक विभाग के तहत 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये इसकी स्थापना का डेट है, आप चाहें तो इसे जरूर याद रखें। हम अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में आईपीपीबी ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय सहायता नहीं बल्कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ से आपको इस पहल का उद्देश्य के बारे में जानकारी ध्यान रखना है। इसी चीज को यहाँ पर हमने आगे लिख दिया कि इस पहल का उद्देश्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता को, यहाँ पे आप लोग को शब्द ऐड कर लीजिएगा, वित्तीय साक्षरता को महिलाओं के लिए को बढ़ावा देना है, जिस उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है, ये निवेशक दीदी पहल की। हमने यहाँ पर आगे अगले पॉइंट में लिखा है कि 2 नवंबर 2022 को आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत के पहले अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया था। और जो इसका आयोजन हुआ था ये डल झील के आसपास ही किया गया था। 2 नवंबर 2022 को ये डेट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस देश को वर्ष 2023 के लिए G20 फोरम के धार्मिक समूह R20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपना भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कई सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि R20 इंडोनेशिया के G20 अध्यक्षता के तहत शुरू किए गए G20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, यानी कि इंडोनेशिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ऐसे में आपको ध्यान रखना R20 एक धार्मिक समूह है जो कि G20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के तहत ही इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर इसमें अगला पॉइंट है कि यह इस साल 2 से 3 नवंबर से, यहाँ पे से नहीं बल्कि को होगा, तो 2 से 3 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में वैश्विक नेताओं को जुटाने के लिए आयोजित किया गया था। और इस तरह का जो कह सकते हैं पहली बार यहाँ पर इंडोनेशिया में ये आयोजित हुआ है पहल। तो इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखना है। अब वहीं पे हम बात करें भारत के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहीं पर धार्मिक समूह R20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। और भारत द्वारा इसकी जो मेजबानी होगी R20 शिखर सम्मेलन की, ये नई दिल्ली में वर्ष 2023 में यानी कि अगले वर्ष किया जाएगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी ये जकार्ता है। और आपको याद होगा मैंने कई बार आपको बताया कि जकार्ता में ही आसियान जो कह सकते हैं एक संगठन है, इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस सम्मान से अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को आप एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे
तो ऐसे में बहुत सारी जानकारी है, इसके तहत हम यहाँ पर पहले पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की मुक्ति में पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी की योगदान के लिए राजधानी ढाका में उन्हें मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इनका नाम है एडवर्ड एम कैनेडी, जिन्हें यह सम्मान मिला है। हालांकि मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर को सौंपा गया है। अब यहाँ पर हम आगे के कुछ पॉइंट में बात करें महिला प्रधानमंत्री की, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी। ये यहाँ से आप नोट कर लेंगे। वहीं पे हम बात करेंगे अगले पॉइंट में भारत की महिला प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और बात करें वहीं पे हम पड़ोसी देश है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो। वहीं पे बात करें पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी, इस पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखिएगा। सिरिमाओ भंडार नायक, जो कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ये 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। पूरे विश्व में बात करें महिला प्रधानमंत्री की, तो श्रीलंका में पहली बार 1960 में महिला प्रधानमंत्री बनी थी सिरिमाओ भंडार नायक। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की और वहीं पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की, जो कि दोनों की हत्या की गई थी। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों की हत्या की गई थी, ठीक है। चलते हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। ये हमारा छठा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए। पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, इमरान खान पर वे हाल ही में 1 से 2 दिन पहले हमला हुआ था, वे जख्मी हो गए हैं, पैर में उनकी गोली लगी थी। ये सारी बातें मीडिया में भी आप लोग देखे होंगे। चलिए चलते हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में इजरायल के नए व 5वीं बार प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नए वो 5वीं बार प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में इजरायल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, ये 5वीं बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री यार लैपिड को हराकर 5वीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री पद की या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाला है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं पे अगले हम कुछ पॉइंट की बात करें तो इजरायल की यहाँ पर हमने चर्चा किया है। इजरायल एक देश के रूप में 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया था, यानी कि इजरायल की जो स्थापना हुई थी एक देश के रूप में, ये इसकी स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। अगला पॉइंट यहाँ पर है इजरायल की राजधानी कहाँ है। तो इजरायल की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ के धर्म की बात करें, जो धर्म यहाँ पर प्रचलित है या फिर राष्ट्रीय धर्म है, ये यहूदी धर्म है। इजरायल के बारे में एक जानकारी ये ध्यान रखिए, इजरायली वासियों का या फिर इजरायल सरकार का ये मानना है कि पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर जहाँ भी यहूदी धर्म के निवासी लोग करते हैं वो इजरायल के निवासी हैं, उनका ये मानना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में इजरायल के बारे में एक जानकारी हमने यहाँ पर लिखा है कि इजरायल दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि अपने नोटों पर ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करता है, ताकि दृष्टिबाधित भी आसानी से इसकी पहचान कर सके। ब्रेल लिपि जो एक प्रकार से कह सकते हैं दृष्टिबाधितों के लिए एक प्रकार से पढ़ने का एक तरीका होता है, समझने का एक तरीका होता है इस यंत्र की सहायता से, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बात करें हम यहाँ पर ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ब्रेल लिपि पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये लक्ष्मी भंडार योजना, जो इन्हें अभी हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये संबंधित है पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी दे दूं। इसके तहत आपका पहला पॉइंट है कि अगस्त 2021 में, यहाँ पे मई शब्द छूट गया है, अगस्त 2021 में महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत की थी। ये इसकी कह सकते हैं स्थापना या फिर इसकी शुरुआत से संबंधित लाइन है। वह पे हम बात करें इस योजना की, तो इस योजना के तहत सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इस योजना के तहत ये प्रावधान है, महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। और वह हम बात करें पश्चिम बंगाल की इस योजना को हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमने अगले पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि इसी साल, हालांकि इसी साल मई 2022 में पश्चिम बंगाल ने
शिक्षा में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड भी प्राप्त किया था या फिर इसे सम्मानित किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सारी जानकारी हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में स्कॉच अवार्ड या फिर स्कॉच सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्कॉच अवार्ड की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2003 में हुई थी। और इनसे संबंधित एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर शामिल है कि 2003 में स्थापित स्कॉच अवार्ड का उद्देश्य उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मान्यता देना है जो कि भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। और इसी दिशा में अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से किस शब्द को घोषित किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फार्मा क्राइसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फार्मा क्राइसिस को इस वर्ष वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से घोषित किया गया कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार। अब यहाँ से बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखना है, जैसे कि इसमें हमने पहले पॉइंट में लिखा कि कॉलिंस डिक्शनरी, जो कि कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी 2013 से हर साल वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा करती है। और उस समय 2013 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय आपको ध्यान रखना पहली बार गीक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। गीक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2013 में पहली बार। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में कुछ और भी वर्षों के बारे में, तो ऐसे में ध्यान रखिए 2020 में गीक के अलावे 2013 में गीक के अलावे 2020 में लॉकडाउन, 2021 में एनएफटी, फिर वहीं पे 2022 में फार्मा क्राइसिस को ये कह सकते हैं वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में फार्मा क्राइसिस का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए हिंदी में जो लिखा गया ये फार्मा क्राइसिस लिखा गया, एक्चुअली में हम बात करें तो ये वर्ड जो है ये फार्मा क्राइसिस है, ठीक है। तो इसके अर्थ की हम बात करें तो अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि, विशेष रूप से विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप निकलने वाली जो अवधि होती है उसे ही फार्मा क्राइसिस कहा जाता है। ये इसका कुछ शाब्दिक अर्थ है। इस शब्द को भी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से घोषित किया गया है। हालांकि यहाँ पर 2020 से 2022 तक का आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट होगा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो मैंगटियन नामक एक लैब मॉड्यूल अभी हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में चीन ने अपने चैंगझैंग 5B रॉकेट से मैंगटियन नामक तीसरा लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये इसका आपको ध्यान रखना, ये जो एक श्रेणी था इसके तहत 3 मॉड्यूल लॉन्च किया जाना था, इसके तहत ये तीसरा है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। हालांकि यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट है इनसे संबंधित जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ये दक्षिणी चीन के हेनान में वेंचांग स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया। ये यहाँ से लॉन्चिंग का जो स्थान है ये याद रखेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना है इसी वर्ष 2022 में, जुलाई 2022 में चीन ने दूसरा लैब मॉड्यूल वेंटियन लॉन्च किया था जहां पर वैज्ञानिक परीक्षण किए जाने हैं। इस तरह का ये 3 मॉड्यूल लॉन्च किया जाना है, जो कि इसका तीसरा अभी हाल ही में लॉन्च हुआ जिसका नाम है मैंगटियन। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। दूसरा का जो नाम था ये वेंटियन था। हम यहाँ पर चलेंगे अगले 10वें प्रश्न पे। ये हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के 106 वर्षीय श्री श्याम शरण नेगी ने 34वीं बार मतदान किया, जो कि भारत के पहले वोटर हैं? आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न से संबंधित विस्तृत जानकारी दे दूं। आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले वोटर श्री श्याम शरण नेगी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे में ध्यान रखेंगे उन्होंने हाल ही में 34वीं बार मतदान किया है। हालांकि उन्होंने पहला जो वोट डाला था, पहली बार जो मतदान किया था, ये डेट आप याद रखेंगे 25 अक्टूबर 1951 को पहली बार इन्होंने मतदान किया था। हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 226 के तहत, 226 नहीं एक्चुअली में 326 के तहत वोट डालने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा अनुच्छेद 326 यानी कि आर्टिकल 326 के तहत ये वोट डालने का संवैधानिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 11वां प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत जो भी हाल ही में भी है ये मेघालय के द्वारा किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में मेघालय में किया गया है और मौजूदा मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में
तुरा में इसकी शुरुआत की गई है। पश्चिमी जो कह सकते हैं गारो हिल्स जिला यहाँ के एक स्थान है तुरा, यहीं पर इसकी शुरुआत की गई है मौजूदा मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के द्वारा। अब यहाँ पे एक्चुअली में बात आई है मेघालय की, तो मेघालय के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप याद रखेंगे। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको पहले दिया है। तो हाल ही में डीपी वहलांग को मेघालय का मुख्य सचिव बनाया गया था। हम बात करें बिहार के मुख्य सचिव की, तो बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव आमिर सुबहानी है, जो कि आपको ध्यान रखना बिहार के सिवान के रहने वाले हैं आमिर सुबहानी, जो वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज अभी हाल ही में मेघालय में हुई थी। और साथ साथ हाल ही में मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये कुछ टॉप करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं हाल ही के दिनों के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ये हस्ताक्षर अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पतंजलि के साथ किया गया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो जानकारी हमने 68वीं के बारे में आपको दिया, तो जो लोग भी चाहें तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर तरीके से होगी। आप लोग कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, करंट अफेयर्स की श्रृंखला आदि वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।